एक खामोश जंग, एक अदृश्य युद्ध जो जापान के खिलाफ लड़ा जा रहा है। पर यह कोई पारंपरिक युद्ध नहीं है जिसमें तोप और टैंक हों। तो चलिए, इस विश्लेषण में हम समझते हैं कि ये जंग असल में लड़ी कैसे जा रही है, इसके असली लक्ष्य क्या हैं और हाँ, इससे बचने के तरीके क्या हैं। ये बात इस पूरी स्थिति को एकदम साफ कर देती है। युद्ध का मैदान अब कोई सीमा नहीं, बल्कि कंपनियां, यूनिवर्सिटीज और सोशल मीडिया हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, सैनिक वो हम और आप जैसे आम नागरिक हैं, जिन्हें शायद पता भी नहीं कि वो इस जंग का हिस्सा बन चुके हैं। देखिए, आज की रक्षा सिर्फ हथियारों पर टिकी नहीं है। ये तो डिजाइन की सोच, कम्युनिकेशन और सबसे जरूरी सही लोगों पर निर्भर करती है। और हमलावर ये बात अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए वो सीधे सेना पर हमला नहीं करते। उनका असली निशाना तो नागरिक क्षेत्र हैं, मतलब सेना के आसपास बना पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम। इसे ही कहते हैं असम्मित साइबर युद्ध। इसका मकसद कोई धमाका करना या सीधा हमला करना नहीं है। नहीं, ये तो एक धीमी सोची समझी रणनीति है। एक ऐसा लंबा और छिपा हुआ अभियान जिसका मकसद है राष्ट्रीय रक्षा से जुड़े पूरे इकोसिस्टम में धीरे धीरे चुपके से घुसपैठ करना। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि ये हमलावर काम कैसे करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और वो कौन से तरीके अपनाते हैं। और इसके लिए हम कुछ असल में हुई घटनाओं को सबूत के तौर पर देखेंगे। तो ये कोई अकेला हैकर नहीं है जो मजे के लिए ये सब कर रहा है। नहीं, ये एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड 3 लेयर का ऑपरेशन है जिसे एक देश चला रहा है। और इसमें हर किसी की भूमिका, मतलब हर लेयर की भूमिका बिल्कुल साफ है। सबसे ऊपर बैठी है स्टेट लेवल यूनिट जो पूरी स्ट्रैटेजी बनाती है। बीच में है एपीटी ग्रुप्स जो असल में घुसपैठ करते हैं। और फिर सबसे नीचे आते हैं सिविलियन फ्रंट्स जो इसे एक असली बिजनेस का चोला पहनाते हैं। ये 2 केस स्टडीज साफ दिखाती हैं कि ये खतरा कितना पुराना और कितना सोचा समझा है। 2011 में मित्सुबिशी पर हुए हमले में उनका मकसद सिर्फ ब्लूप्रिंट चुराना नहीं था, बल्कि ये समझना था कि हथियारों को डिजाइन करने के पीछे की सोच क्या है। और 2020 में उन्होंने रक्षा मंत्रालय को छोड़कर एक सहायक एजेंसी को निशाना बनाया। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि एक मजबूत किले की सबसे कमजोर दीवारें बाहर की तरफ ही होती हैं। हमलावरों के असली इरादों को समझना बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि वे खुफिया हथियारों के ब्लूप्रिंट चाहते हैं, पर असल में वे डिजाइन के पीछे की सोच को समझना चाहते हैं। हमें लगता है कि वे सिस्टम को तुरंत ठप करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, वे तो सिस्टम की कमजोरियों और अपडेट साइकिल को जानना चाहते हैं। वो सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि सिस्टम के काम करने के तरीके पर कंट्रोल चाहते हैं। अब बात करते हैं इस खतरे के सबसे पर्सनल और शायद सबसे खतरनाक पहलू की। वो ये कि कैसे लोगों की अपनी जिंदगी, उनकी उम्मीदें और उनकी महत्वाकांक्षाएं ही घुसपैठ का सबसे बड़ा जरिया बन जाती हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, किसी देश के सबसे गहरे राजों तक पहुंचने का दरवाजा कहां होता है? क्या वो कोई हाईटेक तिजोरी है या कोई खुफिया बंकर? जवाब है लोगों का अपना जीवन। जी हां, सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है। आइए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। मतलब जो एक आम सी प्रोफेशनल नेटवर्किंग लगती है ना, जैसे लिंक्डइन पर कोई मैसेज आया, उसे ही एक हथियार बना लिया जाता है। तारीफ भरे शब्द, साथ काम करने का ऑफर, ये सब चारा होता है। असली निशाना कंप्यूटर का फायरवॉल नहीं है, बल्कि इंसानी मन की कमजोरियां होती हैं। लोगों की अपनी एम्बिशंस, उनकी तरक्की की चाहत, इन सब का फायदा उठाकर उन्हें अनजाने में ही खुफिया जानकारी तक पहुंचने का एक दरवाजा बना दिया जाता है। और ये खतरा अकादमिक जगत में भी उतना ही बड़ा है। रोबोटिक्स और इमेज रिकॉग्निशन में जो जापानीज रिसर्च आज हो रही है, उसका जिक्र चीनी मिलिट्री पेपर्स में मिल रहा है। इसका सीधा सा मतलब है, जो तकनीक आज एक लैब में बन रही है, उसकी टेस्टिंग कल सीधे युद्ध के मैदान में हो सकती है। तो इन सारी घुसपैठ का आखिरी मकसद क्या है, जो सबसे डरावना है? वो ये कि इसका लक्ष्य तुरंत कुछ तबाह करना नहीं है, बल्कि जब संकट का समय आए तो देश की प्रतिक्रिया देने की क्षमता को पूरी तरह से जाम कर देना है। यही तो सबसे भयानक बात है। कुछ नहीं होता, सब कुछ सामान्य लगता है सालों साल। ये घुसपैठ एक स्लीपर सेल की तरह होती है जो बस सही वक्त का इंतजार करती है, संकट के उस एक पल का जब उसे एक्टिवेट किया जाएगा। और जब वो पल आता है तो एक विनाशकारी चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। जरूरी जानकारी समय पर नहीं पहुंचती, रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जरूरी सिस्टम चालू ही नहीं होते और फैसले लेने वाले लोगों तक कोई सूचना ही नहीं पहुंचती, जिससे वो पूरी तरह पंगु हो जाते हैं। ये एक तरह का डिजिटल हार्ट अटैक है जो देश को पल भर में घुटनों पर ला देता है।
अब जरा इस संकट के पैमाने को देखिए। जो मामले हमें पता हैं वो तो बस कुछ दर्जन हैं, लेकिन जो मामले पता नहीं चले वो शायद सैकड़ों में हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि ज़्यादातर घुसपैठ हो चुकी है और वो बस खामोशी से सही समय का इंतजार कर रही है। तो समस्या वाकई बहुत गंभीर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई समाधान नहीं है। अब हम समाज के हर स्तर के लिए एक स्पष्ट और एक्शन लेने लायक रक्षा योजना पर नजर डालते हैं। शुरुआत करनी होगी राष्ट्रीय स्तर से, पूरे रक्षा इकोसिस्टम के लिए, जिसमें कंपनियां और यूनिवर्सिटीज दोनों शामिल हैं। एक जैसे सुरक्षा नियम बनाने होंगे और अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च प्रोजेक्ट्स और रिटायर हो रहे अधिकारियों के लिए सुरक्षा की समीक्षा को जरूरी बनाना होगा। सुरक्षा एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत होनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है संगठनों और कंपनियों की। उन्हें बहुत ही व्यवहारिक कदम उठाने होंगे, जैसे हर किसी को हर चीज का एक्सेस न दिया जाए और हमेशा सुविधा से ज्यादा सुरक्षा को चुना जाए। नेटवर्क को अलग अलग हिस्सों में बांटना जरूरी है, भले ही इससे काम थोड़ा मुश्किल क्यों ना हो जाए। और आखिर में बात आती है हम सब पर, यानी व्यक्तिगत स्तर पर। यहां बचाव की पहली लाइन एक नई सोच, एक नई मानसिकता है। ये मानकर चलना छोड़ना होगा कि ऑनलाइन हर कोई अच्छे इरादे से ही संपर्क कर रहा है। डिजिटल दुनिया में हर अनजान संपर्क को थोड़ा शक की नज़र से देखना ही होगा। याद रखिए, सावधानी और जागरूकता यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो ये विश्लेषण इसी एक सवाल के साथ खत्म होता है। क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी असल में पहले से ही एक युद्ध का मैदान बन चुकी है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस अदृश्य युद्ध में अनजाने में अगला सैनिक कोई भी हो सकता है।